Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this video session, I'm going to give you a quick review session of PBA assessment. तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूं पहले। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये मैंने हेडर फाइल लिखता हूं। मैं कहता हूं नंबर साइन इंक्लूड stdio.h standard input and output.h। मैं लिखता हूं इंटीजर मेन ब्रेसी मैंने स्टार्ट कर ली और यहां पे मैं कहता हूं रिटर्न 0 और मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए मुझे रिटर्न क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि यहां पे मैंने इंटीजर यूज किया था, इसलिए मुझे यहां पे रिटर्न लिखना पड़ा। ठीक है, मैंने इंटीजर यूज किया तो मुझे क्या लिखना पड़ा, रिटर्न लिखना पड़ा। मैं इसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं वॉइड मेन ब्रेसेस स्टार्ट कर ली और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे मैं कोड लिख दूंगा। ये मेरा कोड आ जाएगा यहां पे और ये मैंने इसकी मेन की ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। तो अब मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ा क्योंकि यहां पे मैंने वॉइड लिखा। वॉइड का मतलब होता है कि ये मेन फंक्शन कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, बाज औकात हम ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, वॉइड मेन, और मेन के अंदर भी हम वॉइड आर्गुमेंट पास कर देते हैं कि हम इसमें कोई आर्गुमेंट पास, वॉइड मीन नथिंग। ठीक है, हमने स्टार्ट ब्रेसेस कर दी और ये इसके क्लोज ब्रेस कर दिया और यहाँ पे हमने कोई भी कोड लिख देते हैं। तो ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप्स आपको पता है कि बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इंटीजर, नंबर 2 फ्लोट, नंबर 3 करैक्टर और नंबर 4 डबल टाइप। ये बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। अब इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम इंटीजर को हम %d के साथ डिनोट करते हैं, फ्लोट को %f के साथ शो करते हैं और करैक्टर को %c के साथ हम लिखते हैं और डबल को %1f के साथ हम डिनोट करते होते हैं। ठीक है, और अगर मैंने इसको प्रिंट एफ में यूज करना है, अगर मैंने इनको प्रिंट एफ में यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, वैल्यू लिखी मैंने, ये मैसेज दिया और यहां पे मैंने क्या लिखा, %d लिखा और इसकी जगह मैं क्या करूंगा, आगे वेरिएबल का नाम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज वेरिएबल अगर मैं a लेता हूं तो यहाँ पे क्या लिखूं, मैं a लिख लूंगा जी। ठीक है, सेमीकोलन। और इसमें प्रिंट एफ %f को अगर मैंने यूज करना है, मैंने मैसेज दिया, %d लिखा, सॉरी %f लिखा क्योंकि मैंने फ्लोट लिख रहा हूं और a लिख दिया सपोज। अब a एक वेरिएबल है, चलो मैं b लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। मैंने b लिख दिया। करैक्टर के लिए मैं लिखता हूं प्रिंट एफ लिखा, ये मैंने मैसेज दे दिया और मैसेज के बाद मैं लिखा %c कर दिया करैक्टर के लिए और यहां पे मैंने सिंपल वेरिएबल c यूज कर लिया। ठीक है, अब मैंने फ्लोट को यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा, प्रिंट एफ, मैसेज लिखा, %1f डबल कोट क्लोज कर दिए और यहां पे मैंने सपोज d लिख दिया। तो ये मैंने ऐसे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिए। और अगर इसी तरीके से मैंने अगर इनको स्कैनएफ करना हो तो मैं स्कैनएफ भी कर सकता हूं। स्कैनएफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इनको मैंने स्कैनएफ में यूज करना है, स्कैनएफ फंक्शन में, तो मुझे लिखना पड़ेगा स्कैनएफ %d, आगे मैं वेरिएबल a यूज कर लूंगा एंड ऑफ उसके एड्रेस के साथ a। b को यूज करना मैंने स्कैनएफ %d, स्कैनएफ %f क्योंकि मैंने फ्लोट को यूज करना है एंड ऑफ b यूज कर लूंगा। इसी तरीके से स्कैनएफ %c एंड ऑफ वेरिएबल नेम c के तौर पर यूज करूंगा। स्कैनएफ %1f एंड ऑफ d मैं वेरिएबल यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेटा टाइप्स भी बता दिए, इंटीजर, फ्लोट, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बता दिए, उनको प्रिंट एफ में कैसे यूज करते हैं और स्कैनएफ में कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं जिसमें मैं एवरेज कैलकुलेट करता हूं, 3 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करता हूं और देखता हूं कि अगर उनके मार्क्स 50% से ज्यादा हो, 40% से ज्यादा हो या 40% हो तो पास करे, अदरवाइज वो फेल कर दे। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम लिखता हूं।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इंक्लूड, मैं लिखा इंक्लूड studio.h, मैंने हेडर फाइल लिख ली। फिर इसके बाद मैंने मेन लिखा, मेन की ब्रेसेस स्टार्ट कर ली। मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर ए लिया, बी लिया, सी लिया, और इसके बाद मैं कहता हूँ फ्लोट मैं ले लेता हूँ एवरेज। एवरेज मैंने फ्लोट ले ली। मैसेज मैं डिस्प्ले करता हूँ प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। इसके बाद मैंने स्कैन एफ भी इसमें कर लिया। मैंने क्या स्कैन एफ कर दिया, परसेंटेज डी कॉमा एंड ऑफ ए। इसी तरीके से मैं सेकंड वैल्यू भी ले लेता हूँ प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, स्कैन एफ करता हूँ परसेंटेज डी कॉमा एंड ऑफ बी। इसी तरीके से मैं तीसरा नंबर भी ले लेता हूँ, स्कैन एफ करता हूँ, वैल्यू मैंने इनपुट कर ली सी में। अब मुझे इनका सम कैलकुलेट कर, एवरेज इक्वल टू मैं कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। यहां पे स्टूडेंट ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी एवरेज आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ 3 को डिवाइड कर रहा है, ये सिर्फ सी को डिवाइड कर रहा है 3 के साथ, जबकि मैथ के रूल के मुताबिक ये क्या करेगा, ये सिर्फ सी को 3 सी की वैल्यू को 3 पे डिवाइड करेगा, और जो उसका आंसर आएगा वो ए और बी में वो ऐड कर देगा, जो कि रॉन्ग होगा, वो एवरेज नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं कि आप ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ये स्टूडेंट्स की गलतियां देखते रहते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं, लिख के आ जाती है, वो डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, जबकि उनको क्या करना चाहिए, उनको इसके सही करने के लिए उनको चाहिए एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इनको ब्रैकेट में एनक्लोज करें और डिवाइडेड बाय 3 करें, जो कि इसकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है, और उसका करेक्ट आंसर देगी, एवरेज फाइंड आउट करेगी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे लिखना है जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इफ यूज करते हुए इसको क्या करना है, मैंने इसका देखना है कि अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो तो पास करे, अगर एवरेज लेस देन 40 हो तो फेल करे। तो अब मैं इफ को यूज करने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में मेरा मकसद बताने का ये था कि मैं इफ का यूज आपको बताऊं कि आप इफ को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ को यूज करने के लिए मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूं कि जब आपने इफ यूज करना होता है ना, इफ, तो इफ की स्टेटमेंट होती है, तो जो इफ का सिंटैक्स होता है ना, इफ का सिंटैक्स, वो इफ का सिंटैक्स हम ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इफ के बाद यहां पे कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता, ये याद रखना आपने। इफ लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन के बाद हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट 1, और सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन जो होती है, कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं लेस देन में, लेस देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन इक्वल टू में, इक्वल टू में। ये कंपैरिजन ऑपरेटर, जब आपने दो चीजों का कंपैरिजन करना हो ना, दो वैल्यू का, तो जो यू शुड यूज डबल इक्वल, ठीक है। तो इसके बाद आप नॉट इक्वल, इसके लिए ऐसे यूज करते हैं, नॉट इक्वल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू, ये आप कंडीशन लगाते हैं। और ये आपको पता है कि ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देंगे। ये देखिए, अगर आपने ए लिखा, बी लिखा, इधर भी ए लिखा, बी लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी, ए, बी, ए लिखा, बी, ए लिखा, बी लिखा। सपोज ए की वैल्यू 5 रखते हैं, बी की वैल्यू 10 रखते हैं, तो 5 इज लेस देन 10, तो ये ट्रू होगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन है, इक्वल नहीं है, लेकिन ये भी ट्रू होगा। 5 इज ग्रेटर देन 10, तो ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। मैं कहता हूं 5 इक्वल टू 10, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 5 10 के बराबर नहीं होता। मैं कहता हूं कि 5 इज नॉट इक्वल टू 10, तो मैंने सही कहा ना, तो ये ट्रू हो गया। अब देखिए इसका आंसर किस टर्म में आ रहा है, इसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में मिल रहा है, ठीक है, ट्रू में मिल रहा है या फॉल्स में मिल रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो इफ के बाद एक स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होगी, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, याद रखिए आप, ठीक है। अगर आप
क्या वो फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो एक स्टेटमेंट होती है उसके बाद वाली वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूं, मैं लिखता हूं इफ, मैं लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी लिखा, और मैं कहता हूं यहाँ पे प्रिंट कहता हूं प्रिंट एफ मैंने लिखा जी हेलो, और फिर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ, मैं लिखता हूं ओके। तो स्टूडेंट इसमें देखें, अब ये इफ के साथ ये वाली स्टेटमेंट बाउंड है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी तो प्रिंट एफ हेलो लिखेगा, अगर नहीं होगी तो वो हेलो नहीं लिखेगा, जबकि प्रिंट एफ ओके हर हाल में वो लिखेगा, इसका कोई कंसर्न नहीं इसके साथ कि ए ग्रेटर देन बी हो या ना हो, ये एक रेगुलर स्टेटमेंट में आती है। हाँ, अगर आपने ये दोनों को एनक्लोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेसिस लगाना पड़ेगी, ठीक है। तो आइए हम इधर आते हैं, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। एवरेज देखता हूं, मैं कहता हूं इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सेमीकोलन नहीं लगाना इसके बाद, प्रिंट एफ करे पास, प्रिंट एफ क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। अगर आप पास हो जाते हो तो आपको क्या होना चाहिए, मुझे कहना चाहिए प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, प्रिंट एफ क्या करो पास, और क्या करो प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन करो, ठीक है। मैं कहता हूं यहां पे लिखता हूं इफ एवरेज लेस देन 40, सेमीकोलन नहीं लगाना, मैंने आपको कहा है कि इफ के बाद प्रिंट एफ क्या करे, प्रिंट एफ करे फेल, सेमीकोलन लगा दिया, और प्रिंट एफ क्या करे जी इसके बाद बैड लक। जी स्टूडेंट, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, यानी मैंने मेन के ब्रेसिस क्लोज कर देता हूं इधर, यहां पे मैं मेन के ब्रेसिस को क्लोज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि ये मैंने मेन को क्लोज कर दिया। यहां पे देखिए, सबसे पहले जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है इस लाइन से, मेन एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद क्या होगा, इंटीजर ए बी सी 3 वेरिएबल बनेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 3 वेरिएबल बन गए। सपोज मैं कह देता हूं यहाँ पे ए वेरिएबल बना, फिर बी बना, फिर सी के लिए स्पेस एलोकेट हुई, ठीक है। और इसके बाद साथ ही फ्लोट की वैल्यू मैंने एवरेज ले ली, फ्लोट मैंने कर लिया, मैंने यहाँ पे एवरेज क्या ले लिया, फ्लोट मैंने एवीजी लिखा, ठीक हो गया। इसके बाद ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद क्या होगा, प्रिंट एफ मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू, मैंने क्या कर दिया, मैंने एंटर कर दिया 50 एंटर कर दिया, ए में मैंने 50 एंटर कर दिया। फिर ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और स्कैन एफ में मैंने 60 लिख दिया। इसके बाद प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू लिख दी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने 50 लिख दिया, 70 मैंने लिखा, 70 लिखा ताकि वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसके बाद एवरेज एग्जीक्यूट होगी, एवरेज वाली लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 प्लस 60 प्लस 70 को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 3 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 110 180 डिवाइडेड बाय 3, क्या वैल्यू आ जाएगी, 60 आ जाएगा। तो एवरेज में क्या स्टोर हो जाएगा, 60 तो स्टोर हो जाएगा। बाद में चेक करेगा 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो 60 ग्रेटर 40 से ग्रेटर होता है, यस। तो ये स्टेटमेंट क्या बनी, ट्रू। ट्रू के बाद उसने क्या करेगा, वो प्रिंट एफ पास कर देगा, ये स्टेटमेंट लिख देगी पास कर देगा, ठीक है। इसके बाद वो क्या करेगा, प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन भी प्रिंट करेगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रेचुलेशन किसी स्टेटमेंट के साथ, किसी के साथ बाइंड है ही नहीं है, ठीक है। ये एक रेगुलर स्टेटमेंट आपकी कंसीडर होगी और है। इसके बाद देखिए, मैं लिखा इफ एवरेज लेस देन 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 के लिए यहां पे, और लेस देन एवरेज 40 के लिए यहां पे आएगा। यहां पे मैंने क्या लिखा, मैं लिखा हुआ प्रिंट एफ फेल लिखा हुआ, ठीक है। तो ये देखिए एवरेज कितनी बड़ी है, 60, तो इसने चेक किया 60 इज लेस देन 40, जो कि 60 40 से लेस नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये प्रिंट एफ फेल वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जबकि प्रिंट एफ बैड लक वाली स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखिए आपने 60% मार्क्स लिए और आपको क्या कहा जा रहा है, पास कांग्रेचुलेशन, और बाद में कहा जा रहा है बैड लक। तो स्टूडेंट इसमें क्या गलती थी, आप गलती की मुझे बता सकते हैं कि कहां पे गलती की आपने, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ मैं आपको ये चीज हाईलाइट करना चाहता हूं कि अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है इफ के ट्रू होने पे, तो देन यू हैव टू
क्रिएट अ ब्लॉक स्टेटमेंट बाय यूजिंग द करली ब्रेसेस। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगी। अगर दूसरे सिनेरियो में देखता हूं, अगर मैं दोबारा वैल्यू एग्जीक्यूट करता हूं, यहाँ पे मैं वैल्यू को खत्म करके दोबारा वैल्यू लेता हूं। अब देखिए मैं दूसरा सिनेरियो डिस्कस करता हूं जिसमें मैंने एक वैल्यू 10 लिखता हूं, 10 प्लस 40 50 यानी कि 50 और 50 प्लस 10 60। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 40 50 60 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। एवरेज में क्या स्टोर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे चेक करेगा, देखिए 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ये क्या होगा 20 ग्रेटर देन 40, तो ये 20 40 से ग्रेटर नहीं है, तो क्या करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जबकि इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, वो कहेगा प्रिंट एफ कांग्रेचुलेशन। ठीक है, हालांकि आपका एवरेज क्या आ रही है 20 आ रही है, तो वो कह रहा है कांग्रेचुलेशन। फिर इसके बाद देखें, फिर वो नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा, इफ मींस 20 इज लेस देन 40, तो ये ट्रू हो जाएगा, वो क्या कहेगा प्रिंट एफ आपको क्या कहेगा फेल, और इसके साथ क्या करेगा प्रिंट एफ आपको बैड लक भी वो साथ ही शो कर देगा। तो ये स्टूडेंट जस्ट मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं यहाँ पे कि आपने यहाँ पे ये प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ठीक है, ठीक है, सिंटैक्स एरर नहीं है, लॉजिकल एरर है इसमें है, ये लॉजिकल एरर है, क्योंकि आप पास होते हैं तो वो आपको फिर भी बैड लक कह देता है, ठीक है, अगर आप फेल भी होते हैं तो फिर भी आपको कांग्रेचुलेशन कह रहा है, तो ये लॉजिकल एरर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी ब्रेसेस लगाना पड़ेगी। तो मैं इसको रिमूव करता हूं, मैं कहता हूं कि ऐसा करे कि इसको मैंने खत्म कर देता हूं, और यहां पे मैं ये ब्रेसेस मैंने स्टार्ट कर ली और ये ब्रेसेस मैंने क्लोज कर ली इफ की, और फिर मैंने ये ब्रेसेस क्लोज कर ली और ये ब्रेसेस मैंने एंड कर ली इफ की। तो ये देखिए मैंने इसको हैंडल कर दिया। अब इस केस में देखिए यहाँ पे भी ना आपका प्रोग्राम सही काम करेगा इसमें को। अब देखिए अगर वो पास होगा तो कांग्रेचुलेशन करेगा, फिर फेल और बैड लक नहीं चलेगा, जबकि आप फेल होते हो तो फिर आपका पास और कांग्रेचुलेशन नहीं आएगा, फेल और बैड लक की वैल्यू शो होगी। ठीक है, तो अब ये देखें इन दोनों सूरतों में वो इस वाले इफ को भी चेक करेगा और इस वाले इफ को भी चेक करेगा, जो कि आपका एक एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है। हमने प्रोग्राम को एफिशिएंट भी बनाना होता है, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे बजाय इफ के ना दोबारा इफ चेक कर रहा हूं, तो यहां पे मैं इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज करूंगा। तो यहां पे फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मैं कहता हूं ये इफ वाले स्टेटमेंट को मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, और यहां पे मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, डायरेक्ट यहां पे मैं एल्स लिख देता हूं। तो मैं यहां पे एल्स लिख दिया, मैंने लिखा ELSE एल्स लिखा, और इसके बाद मैंने ब्रेसेस लगा दी। तो ये आपके पास एक एफिशिएंट प्रोग्राम हो गया, जिसमें मैंने आपको शो किया हुआ है कि इफ के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाते। तो अगर आपने ब्रेसेस लगाते उसका बंडल ऑफ स्टेटमेंट करते हैं तो उसमें 2-3 मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऑफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाती है अगर आप उसके ब्रेसेस लगाए, ब्लॉक बनाए। अगर आप ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती। मुझे उम्मीद कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी जी। नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं नेस्टेड इफ एल्स का। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक इफ लिखा और यहां पे आपने कंडीशन लिखी, कंडीशन की ब्रेसेस स्टार्ट कर ली, ये ब्रेसेस आपने क्लोज कर दी, और यहां पे आपने एल्स लगा दिया, ये इसके आगे आपकी एल्स की ब्रेसेस। तो अब देखिए अब भी नेस्टेड इफ एल्स नहीं बना, अभी आपका जस्ट इफ एल्स स्ट्रक्चर बना है। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि अगर मैं इसके अंदर भी एक और इफ लगा दूं, इफ लगा के कंडीशन लगा दूं, और यहां पे मैं एल्स लगा दूं, ठीक है, और यहां पे भी मैं इफ लगा दूं, मैंने इफ लिखा कंडीशन लगा दी और एल्स मैं लगा देता हूं इसके अंदर, तो अब मेरा ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, नेस्टेड इफ एल्स बन गया। नेस्टेड इफ एल्स क्या मतलब होता है, एन इफ इन एन अदर इफ एल्स इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। आपके अंदर एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा देने को हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। ये कहां पे यूज करते हैं, क्योंकि मैं पीबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आपको प्रोग्राम लिखने के लिए कहा जाता है कि आपने क्या करना, 3 नंबर्स लेने हैं A, B, C, और इनमें से बताना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, इन तीनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ठीक है।
तो एक आपके पास क्या स्ट्रक्चर, आप जस्ट आप ना सिंपल आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। आप कहते हैं सपोज, यहां पे सपोज मैं कहता हूं कि आपने स्कैनफ ए की वैल्यू भी ले ली है, बी की वैल्यू भी आप ले चुकी है, सी की वैल्यू भी ले चुकी है, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, वैल्यू लेने के बाद आप कहते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी हो एंड ए ग्रेटर देन सी हो, ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो, तो प्रिंट एफ क्या करे, प्रिंट एफ आप करे ए इज ग्रेटर। आपने ये लिखना सारा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, फिर आप लगाते हैं एल्स इफ लगाते हैं, आप कहते हैं एल्स इफ, फिर बी को चेक करने के लिए आप कहते हैं बी ग्रेटर देन ए से हो और बी ग्रेटर देन सी से हो, तो फिर आपका नंबर कौन सा ग्रेटर होगा, बी इज ग्रेटर होगा। एल्स, और लास्ट में आप कह देते हो एल्स सी इज ग्रेटर होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर वो रेस्ट्रिक्शन आपको अप्लाई कर देता है कि यू मस्ट नॉट यूज लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर में क्या कौन कौन से होती है, लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एंड आ जाता है, ठीक है, और आपका और ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है, और नॉट आ जाता है, ठीक है। वो कहता है कि आपने लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं करने, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों नंबर में से ग्रेटर निकालने के लिए यू हैव टू मूव ऑन नेस्टेड इफ एल्स। तो फिर आपको लाजमी नेस्टेड इफ एल्स की तरफ आएगा। ये आपका प्रोग्राम नंबर 2 में वो कह सकता है, आपका पीबीए के मुताबिक वो आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए कह सकता है जिसमें 3 नंबर्स ले, आप तीनों नंबर में से ग्रेटर नंबर निकाले, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर यूज ना करे। वो आपको नेस्टेड इफ एल्स डायरेक्ट नहीं कहेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको नेस्टेड इफ एल्स की तरफ ही जाना पड़ेगा इसके बाद। तो आइए हम नेस्टेड इफ एल्स से तीनों नंबर को ग्रेटर करके देखते हैं। तो इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं नेस्टेड इफ एल्स से। अब देखिए, सपोज मैंने क्या कर लिया, मैंने ए की वैल्यू यूजर से ले ली, ठीक है, ए की वैल्यू एंटर करवा ली, बी की वैल्यू भी एंटर करवा ली, सी की वैल्यू भी एंटर करवा ली। मैं उस पे ना ये यानी कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा जिसमें प्रिंट एफ लिखे फिर स्कैन एफ करे। अब मैं कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसमें यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ, मैं लिखा ए ग्रेटर देन बी, और इसके बाद मैंने ये ब्रेसेस लगा दी, ये इफ की ब्रेसेस होगी, और इसके बाद एल्स की ब्रेसेस मैंने यहां से स्टार्ट कर दी, और यहां पे मैंने एल्स की ब्रेसेस लगा दी। मैंने क्या कहा, ए ग्रेटर देन बी, सपोज ए ग्रेटर देन बी नहीं होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए मेरे पास कभी भी ग्रेटर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होना होता तो ए ग्रेटर देन बी इसमें ही हो जाता, ठीक है। तो मैंने एक केस डिस्कस किया जिसमें मैं कहता हूं सपोज ए ग्रेटर नहीं है, तो बाकी मेरे पास नंबर कौन से आ गए, बी और सी। जब आपको पता ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा, तो आपका कंट्रोल कहां पे जाएगा, इस पूरे को वो स्किप करेगा, इस पूरे को वो स्किप करेगा और यहां पे आ जाएगा, एल्स के पास आ जाएगा। जब एल्स के पास आ जाएगा तो आपके पास 2 नंबर रह चुके हैं, सिर्फ बी और सी। तो आप इसको कह सकती है कि इफ बी ग्रेटर देन सी होगा, ठीक है, तो प्रिंट एफ क्या करे, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर, ये आपने मैसेज दे दिया बी इज ग्रेटर का। एल्स एल्स प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर का आपने मैसेज दे दिया, ठीक है। अब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि आपने चेक किया ए बी सी, तो आपने कंसीडर किया कि ए ग्रेटर है। जब ए ग्रेटर है तो इसका मतलब कि मैं साथ कंपैरिजन कर रहा था बी के, तो बी फिर ग्रेटर नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचती है, ए और सी। तो मैं क्या करता हूं, इफ के अंदर यहां पे चेक करता हूं, इफ ए ग्रेटर देन सी हो तो प्रिंट एफ क्या करें, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये मैंने नेस्टेड इफ से लिख दिया। अब मैं यहां पे वैल्यू लिखता हूं, मैं कहता हूं ए की वैल्यू अगर मेरे पास, मैं ए को ग्रेटर कहता हूं, ए मेरे पास अगर 10 हो, बी मेरे पास 9 हो, तो सी मेरे पास सपोज 8 हो। तो इसके लिए चेक करते हैं। मैंने चेक किया 10 इज ग्रेटर देन 9, यस, तो चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन 8, यस, तो क्या मैसेज दे रहा, ए इज ग्रेटर, ठीक है। अब एक और दूसरा केस डिस्कस करता हूं जिसमें मैं बी को मैं लार्जर ग्रेटर नंबर करता हूं। ए मेरे पास 10 था, बी मेरे पास 15 था, और सी मेरे पास 5 था। तो इसने चेक किया सबसे पहले
अब ए की वैल्यू क्या आ गई 10, 10 इज ग्रेटर देन 15, तो ये फॉल्स हो गया, इधर आ गया। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा, बी की वैल्यू क्या 15 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो वो क्या कहेगा बी इज ग्रेटर। तो अब इस केस में देखिए हमारे पास बी ही ग्रेटर था। तीसरा डिस्कस करते हैं हम केस। मैं कहता हूं कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 50 है। अब मैं सी की वैल्यू क्या कर देता हूं, सी की वैल्यू 50 करता हूं। तो चेक किया 10 इज ग्रेटर देन 15, फॉल्स हो गया, एल्स के पास आ गया। बी में क्या पड़ा, बी में लिखा 15 इज ग्रेटर देन 50, नो, तो वो क्या कहेगा प्रिंट सी इज ग्रेटर। तो इस केस में जो भी नंबर ग्रेटर होगा वो आपको ग्रेटर नंबर शो करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दिया नेस्टेड इफ एल्स का। जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लगा हूं इफ, एल्स इफ और एल्स, ये मैं स्ट्रक्चर यूज करने लगा हूं। ये स्ट्रक्चर मैं उस वक्त यूज करता हूं, उस वक्त यूज करूंगा जब मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन 3 से ज्यादा होगी। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन थी ना, जैसे मैं लिखा 2 नंबर थे ए और बी, मैं कहता हूं इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा, तो आपने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर, एल्स बी इज ग्रेटर। अगर मेरे पास 3 नंबर हो गए तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं नेस्टेड इफ भी यूज कर सकता हूं, मैं इफ एल्स इफ भी यूज कर सकता हूं। ये मेरे पास 3 ऑप्शन, अगर मेरे पास 4 5 6 ऑप्शन है, मैंने ये देखना है कि 6 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन फिट होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो मैं इन सबको 1 बाय 1 चेक करूंगा और चेक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसका आंसर लिख दूंगा। तो ये मेरे पास इफ एल्स के स्ट्रक्चर में आता है। सपोज मुझे डे के बारे में लिखना है, मैं कहता हूं कि अगर डे 1 होगा ना, डे 1 होगा तो संडे लिखे, डे 2 होगा तो मंडे लिखे, अगर डे 3 होगा तो ट्यूसडे, 4 5 6 7 डे होगा तो संडे से स्टार्ट किया था तो सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिहाज से मुझे प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, फिर इस प्रोग्राम को मैं स्विच में भी कन्वर्ट करूंगा जी, स्विच स्ट्रक्चर में भी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सपोज मैंने मेन लिखा, मैंने मेन से स्टार्ट किया, आपने इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद मैंने स्कैन एफ कर दिया, प्रिंट एफ मैंने कर दिया, प्रिंट एफ इंटीजर डे लिखा जी, इंटीजर डे लिखा, प्रिंट एफ एंटर डे, और स्कैन एफ में मैं करता हूं परसेंटेज डी एंड ऑफ डे में लिख लिया। ठीक है, अब मैं डे को चेक करता हूं कि डे में क्या पड़ा हुआ। ठीक है, स्कैन एफ मैंने किस में किया, डे में, तो मैं डे को चेक करता हूं। मैं कहता हूं इफ डे इक्वल टू 1 हो तो प्रिंट एफ मैसेज डिस्प्ले कर दे टुडे इज संडे, सेमीकोलन लगा दिया। अदरवाइज अगर ये ट्रू ना हो, अगर ये यहां पे ट्रू होगा, अगर ये ट्रू हो जाता है तो वो यहां से क्या कर देगा, बाकी सब कंडीशंस को, स्टेटमेंट को स्किप करेगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर दूसरी इफ के पास चेक करेगा, इफ डे इक्वल टू, ये डबल इक्वल में लगा दिया, डे डबल इक्वल टू 2, देन प्रिंट एफ संडे मंडे, एल्स इफ, सुन इस तरह चेक करता जाएगा। डे इक्वल टू 3 के लिए भी चेक करेगा। ठीक है, प्रिंट एफ ट्यूसडे, जो मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, फिर डे 4 के लिए भी चेक करेगा, 5 के लिए भी चेक करेगा, 6 के लिए भी चेक करेगा, और लास्ट में एल्स लगा देगा। एल्स प्रिंट एफ यहां पे क्या शो कर देगा, अगर इनमें से कोई भी डे मैच नहीं करता, 1 भी मैच नहीं किया, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, तो 7 के बाद जो होगा वो इनवैलिड का वो मैसेज देगा, इनवैलिड डे नंबर यहां पे वो शो कर देगा। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को मैंने किसके थ्रू करना है, मैंने स्विच स्टेटमेंट के थ्रू करना है। तो स्विच स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स होता है, पहले मैं आपको सिंटैक्स बता दूं। हम लिखते हैं स्विच यहां पे हम करते हैं किसी वेरिएबल को, स्विच लिखा हमने, यहां पे हम कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन के बाद यहां पे केस हम लिख रहे होते हैं, केस यहां पे हम लिख रहे होते हैं कांस्टेंट 1, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, कॉलन, और यहां पे फिर इसके बाद स्टेटमेंट 1 हो सकती है या कोई भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट 1 लिखी और आपने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने केस 2 लिखा, केस कांस्टेंट आपने 2 लिखा, कॉलन लिखा, और इसके बाद आपने स्टेटमेंट 2 लिखी और इसको आपने ब्रेक कर दिया। सो ऑन, आप कैसे कहां तक मूव करते हो कि आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है। ये लास्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट एन लिख देंगे, जो भी आप इसका मैसेज देना चाहते हैं, स्टेटमेंट एन लिख दी। तो अगर मैंने ये ऊपर वाले प्रोग्राम को स्विच के थ्रू मूव करना हो तो मैं कैसे करूं, मैं लिखा स्विच
मैं लिखा स्विच, स्विच में मैं लिखा डे, और डे में क्या वैल्यू हो सकती है, केस 1 हो सकता है। इसमें केस 1 के केस में क्या करें, प्रिंट एफ डे इज संडे, और इसके बाद ब्रेक करें। इसके बाद केस 2 आएगा। केस 2 में क्या होगा, प्रिंट एफ मंडे और ब्रेक करें। ऐसे ही आपने केस 3 लिखना है, केस 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, और फिर आपने लिखना डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आपने लिखना प्रिंट एफ इनवैलिड एंट्री। ओके, तो ये मैंने स्विच का आपको ना एक इंट्रोडक्शन और सरसरी सा बता दिया कि ये इसका सिंटैक्स होता है, और ये इसके मैंने एग्जांपल के साथ आपको लिख दिया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं लूप की तरफ, फॉर लूप। जी लूप की डेफिनेशन होती है a set of statement that is executed again and again until the given condition is true is called loop। ये तो डेफिनेशन है, रटी रटाई आपको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने सपोज लिखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान की आउटपुट को प्रिंट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए प्रिंट एफ पाकिस्तान। अगर आपने को फिर दोबारा पाकिस्तान लिखना है 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6, 7 टाइम अगर आपको पाकिस्तान रिपीट करना है, तो ऐसी स्टेटमेंट जो आपको बार बार रिपीट करना पड़ रही है, उसको आप क्या करेंगे, लूप के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसी को 7 टाइम पाकिस्तान प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा जी, ठीक है। तो उसके लिए लूप क्या होगा, लूप का मैं पहले सिंटैक्स बताता हूं। लूप का सिंटैक्स होता है, पहले फॉर लिखती है, और इसके बाद फिर इनिशियलाइजेशन होती है कि लूप कहां से स्टार्ट करे, ये इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे कंडीशन लिखते होते हैं हम, कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन के बाद यहाँ पे हम इंक्रीमेंट दे रहे होते हैं या फिर डिक्रीमेंट दे रहे होते हैं। और ये मैंने ब्रेसिस स्टार्ट कर दी, और ये ब्रेसिस मैंने स्टोर कर दी, क्लोज कर दी। और जैसे कि मैंने इफ एल्स में बताया था कि एक स्टेटमेंट पार्ट होती है, लूप में भी एक स्टेटमेंट पार्ट होती है लूप का। अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखी हुई तो वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसी के मुताबिक अगर मैं पाकिस्तान प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या करता हूं, मैं कहता हूं इंटीजर x इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करे। कब तक मूव करता रहे, जब तक x लेस देन इक्वल टू 7 ना हो जाए। कैसे मूव करे, 1 पे है, अब 7 पे कैसे जाएंगे, जब 1 का इंक्रीमेंट करेंगे या 2 का या किसी भी नंबर का इंक्रीमेंट करेंगे तो 7 तक जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें मैंने 7 कंप्लीट करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 1 का सिर्फ। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने लिखा जी x प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और इसके बॉडी में जो चीज रिपीट करनी थी, रिपीट मैंने क्या करना था, मैंने करना था प्रिंट एफ में क्या लिखा, पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि नई लाइन पे लिखे, न्यू लाइन पे, तो स्लैश एन मैंने प्रिंट कर दिया। ये मैंने आपको लूप का सिंटैक्स बता दिया, और मैंने इसका एग्जाम्पल भी बता दी। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैंने टेबल लिखना है, ठीक है। मैंने 5 का टेबल लिखना है। 5 का टेबल आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो 5 टाइम्स 1 इक्वल टू 5, 5 टाइम्स 2 इक्वल टू 10, 5 times 3 so on, 5 times 10 इक्वल टू 50 लिखते हो। तो स्टूडेंट इसके लिए देखें, मुझे क्या करना है, ये चीज देखिए मुझे रिपीट हो रही है, ये बार बार 5 रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 टाइम्स 5 को रिपीट करना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं लूप 10 टाइम लगा लेता हूं। मैं कहता हूं फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, x लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव करे, और x में प्लस प्लस करें, और ये आपने ब्रेसिस स्टार्ट कर ली लूप की, ठीक है। और देखिए आप क्या प्रिंट कर रहे हो, 5 प्रिंट कर रहे हो। सपोज आपने क्या लिया हुआ, आपने इंटीजर t इक्वल टू 5 लिया हुआ, या आपने स्कैन एफ यूजर से 5 करवा, यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, और आप खुद से भी लिख सकते हो। तो अगर आपने ये प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ परसेंटेज जी में स्टार्ट कर लिया, इधर से मैंने क्लोज कर दिया, कॉमा में लगा दिया, और यहां तक मैं तकरीबन ले जाता हूं, सेमीकोलन लगा। मुझे क्या प्रिंट करना है, 5। तो मैंने कहा ये परसेंटेज डी लो, और किसकी वैल्यू शो कर दो, टी की। अगर मैं इतना ही प्रोग्राम रन करता हूं, तो ये देखिए क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक मूव करेगा, ठीक है। पहले 1 लिखेगा, 2 3 4 5 तक मूव, 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक मूव, लूप मूव करेगा। और इसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ टी की वैल्यू रिपीट की जा रही है। टी में क्या पड़ा, 5, वो लिखेगा 5
555 ये वाली स्टेटमेंट को लिख दीजिए लाइन को, क्योंकि मैं स्लैश एन के लिए मैं क्या लेता हूँ, इधर मैं स्लैश एन लगाता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ठीक हो गया। इसके बाद मुझे क्या मल्टीप्लीकेशन साइन शो करना है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल दिया। तो वो क्या करता है, वो 5 भी साथ लिखता जाएगा और साथ साथ ये मल्टीप्लीकेशन का साइन भी डिस्प्ले करता जाएगा। इसके बाद मुझे क्या डिस्प्ले करना, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 जो कि मेरे लूप में पड़ा हुआ है, मेरा लूप इसी बेस पे तो चल रहा है, जो 1 से स्टार्ट होता है और 10 तक जा रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं करूं फिर मुझे डेसिमल वैल्यू को डिस्प्ले करना है, और ये वैल्यू कहां से लिए, ये वैल्यू ले एक्स से। ये वाला डी कहां से वैल्यू लेगा, इस वाले एक्स से। ये वाला डी कहां से वैल्यू लेगा, इस वाले टी से। ठीक हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना, इक्वल साइन प्रिंट करना, तो मैंने डबल कोट्स के अंदर जस्ट मैं इक्वल साइन लिख दूंगा, तो वो जितने भी टाइम लूप मूव करेगा उतने टाइम इक्वल प्रिंट होता जाएगा। इसके बाद मुझे इनका मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो मैं कहता हूं परसेंटेज डी लिखो, वैल्यू को डिस्प्ले कर दो, और कहां से वैल्यू लो, टी को और एक्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो इस डी के थ्रू यहां पे वो डिस्प्ले कर देगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने 5 का टेबल लिख दिया। अब इसी चीज को आपने क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है वाइल लूप में, क्योंकि आपके पीबीए में वो बताएगा कि आपने इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो पीबी वाइल लूप में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। जो वाइल लूप का सिंटैक्स होता है ना, वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, इनिशियलाइजेशन होती है इसमें, इनिशियलाइजेशन के बाद वाइल लिखते हैं हम, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, और ये बॉडी ऑफ द लूप लिखते हैं, और लास्ट में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हम करते हैं। ये इसका सिंटैक्स होता है लिखने का। ठीक है, तो अगर मैंने 1 से लेकर 10 तक लिखना है तो मैं इनिशियलाइज करूंगा, वाइल से पहले इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि एक्स क्या करो, 1 से स्टार्ट कर दो, ये मैंने इनिशियलाइजेशन पार्ट कर दिया। कंडीशन मैं कहता हूं वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव करो, ब्रेसेस स्टार्ट कर ली और ब्रेसेस एंड कर दी, बॉडी में लिखता हूं, और मुझे क्या करना है, एक्स प्लस प्लस इसमें लास्ट में करना है। ये आपने स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है जिसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करे। ठीक है, और इसके बाद बॉडी में आप कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल को देखना है तो आप प्रिंट एफ में क्या कर देंगे, प्रिंट एफ में लिखेंगे परसेंटेज डी। अगर आपने टेबल लिखना है परसेंटेज डी लिखा, फिर आपने मल्टीप्लीकेशन साइन लिखा, फिर परसेंटेज डी लिखा, फिर आपने इक्वल साइन लिखा, फिर आपने परसेंटेज डी लिखा, फिर आपने स्लैश एन लिखा, और अब आपने वैल्यू लिखी। ये परसेंटेज डी पहले आपने 5 की वैल्यू लिखनी है, तो यानी कि आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टी, और आपने यहाँ कहीं भी आपने 5 टेबल को भी डिक्लेयर किया होगा, या इनिशियलाइज किया होगा, या फिर यूजर से इनपुट ली होगी। ठीक है, तो टी की वैल्यू लिख देंगे, टी की वैल्यू के बाद आपने एक्स की वैल्यू लिखनी है, इसके बाद आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टी टाइम एक्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये आपने क्या कर दिया, उस टेबल को आपने वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया। इसका वाइस वर्सा भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है, आपने सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना होता है कि इनिशियलाइज कहां से हो रहा है। ठीक है, इनिशियलाइज कहां से हो रहा है, दोनों केसेस में, फॉर लूप में भी और वाइल लूप में भी। सेकंड स्टेप होता है कि आपने देखना है कि इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कहां तक मूव कर रहा है, ये आपने लास्ट में देखना है। कंडीशन, सेकंड स्टेप कंडीशन होगा। थर्ड स्टेप इसमें होता है कि आपने क्या इसकी बॉडी में क्या चीज लिखनी है, क्या चीज बॉडी में आ रही है। और फोर्थ स्टेप इसमें होता है कि आपने लास्ट में इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, ये बाज का डिक्रीमेंट भी हो रहा है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते। ठीक है, ये वाइल लूप के थ्रू। अब अगर मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है तो मैं एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखता हूं। ठीक है, या मैं सम कर देता हूं नंबर्स को, इवन नंबर्स को सम कर देता हूं, जो कि आपके पीबी में भी है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैंने क्या करना, मैंने राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड नंबर्स, इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। मुझे इवन नंबर्स का मुझे सम करना है, इवन नंबर का मुझे क्या करना है, सम करना है फ्रॉम 1 to 50। मुझे 1 से लेकर 50 तक जितने भी इवन नंबर है उनका मुझे सम करना है। तो मेरे साथ प्रोग्राम लिखिए। कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे, मैंने मेन से स्टार्ट किया, आपने इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिख लेनी है, सॉरी इंक्लूड stdio.h। जी, इसके बाद मैं कहता हूँ फॉर 1 से लेकर 50 तक मैं पहले लूप लगाता हूँ। मैं कहता हूँ इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, x लेस देन इक्वल टू 50 तक मूव करे, और x में प्लस प्लस करे। यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ कर देता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ परसेंटेज डी कॉमा एक्स कर देता हूँ, तो ये क्या शो करेगा, स्लैश एन भी लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये मुझे 1 से लेके 50 तक सारे नंबर शो कर देगा।
मुझे 1 से लेके, मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो सम करना 1 से लेके 50 तक, इवन नंबर का वो भी, ठीक है। तो ये इवन नंबर तो नहीं आ रहे, ये तो रेगुलर नंबर 1 से लेके 50 तक आ जाएगा, मुझे इवन नंबर चाहिए। तो पहले मैं इवन नंबर को लिखता हूँ। तो मैंने ये क्या करता हूँ, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखता, मैं कहता हूँ मुझे इवन नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो इवन नंबर लिखने के लिए मैं कहता हूँ इफ, क्योंकि मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगी, इफ x को डिवाइड करो 2 के साथ और बाकी रिमाइंडर अगर उसका 0 आता हो, ठीक है, तो वो इवन नंबर होते हैं। तो उसको क्या कर दो, उसको प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट एफ %d/n,x, तो उसको प्रिंट कर। यस, ये स्टूडेंट क्या आउटपुट शो करेगा, ये 1 से लेके 50 तक, जो कि 1 को पहले डिवाइड करेगा वो 0 नहीं देगा, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, ये 2 4 6 सो ऑन मुझे 50 तक ये नंबर प्रिंट कर देगा। क्या मुझे प्रिंट करने हैं? नहीं, मुझे तो सम करना है, जैसे 2 + 4 + 6 सो ऑन 50 तक मुझे मूव करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मेरे पास पहले आएगा, 2 को पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम मैं किसी और वेरिएबल के साथ इसको ऐड करूंगा, प्लस करूंगा किसी और वेरिएबल के साथ जिसमें 0 पड़ा हो। तो मैं इसे यहां पे क्या कर देता हूं, मैं करूंगा int s = 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ये स्टेटमेंट को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा s = यानी कि s में दोबारा स्टोर करना है, s से वैल्यू ले, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो होगी प्रीवियस वैल्यू, बाय फर्स्ट टाइम प्रीवियस वैल्यू 0 पड़ी हुई है, s प्लस क्या करे, प्लस x करे, s प्लस x, तो वो सम इसमें करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा जब तक। तो ये कैसे मूव करेगा, ये देखिए, आपको पता है x में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, x में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, सो ऑन 50 नंबर तक मूव करेगा, ठीक है। जबकि देखें, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ s = s प्लस x लिखा हुआ ना, तो ये कैसे ऐड करेगा, ये देखिए, s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू पहले 0 पड़ी हुई है और x की वैल्यू क्या है 2, ऐड करें, आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम s में क्या पड़ा हुआ है, s में लास्ट टाइम 2 पड़ा हुआ था, ये वाला s में 2 पड़ा हुआ था 2, अब x में क्या पड़ा हुआ 4, तो ये क्या है 6। नेक्स्ट s में क्या प्रीवियस पड़ा हुआ था 6, और अब x में क्या पड़ा हुआ है 6, 12 आ जाएगा। और s में क्या पड़ा हुआ लास्ट टाइम 12, और अब x में क्या है 8, 20, सो ऑन। प्रीवियसली x में क्या पड़ा हुआ है, s में क्या पड़ा हुआ 20, और अब x में क्या है 10, 30, स्टूडेंट सो ऑन। ये मूव करता करता यहाँ पे एक हमारे पास सम आ जाएगा, जो कि किसमें स्टोर कर दिया जाएगा, वो s में। तो जब ये लूप एंड हो, ठीक है, लूप जब एंड होगा, सपोज ये लूप यहाँ पे एंड हो जाता है, इसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट एफ करे सम = %d, s में वो सम कर देगा। तो ये मैंने सम का प्रोग्राम लिख। तो अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ, क्योंकि एक दिन में ये सारी चीजें कवर अप नहीं होती, जो मैंने एक आइडिया सा आपको सबको दे दिया। तो अब हम मूव करते हैं HTML पार्ट की तरफ। जी, HTML पार्ट में आपने क्या किया, सपोज HTML टैग आप स्टार्ट किया, आपने स्मॉल में लिख लिया, स्मॉल में लिख ले, कैपिटल में लिख ले, ये लैंग्वेज ये इस पे नहीं है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, HTML लिखा, और फिर उसी वक्त आपने HTML का टैग को भी क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम हेड लिख रहे होते हैं, हेड से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। आपको प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम में वो देखेगा, वो कहेगा कि एरर निकाले आपने, तो आपको पता होना चाहिए जो चीज स्टार्ट हो रही है वो क्लोज भी हो रही है। हेड स्टार्ट होता है तो हेड क्लोज भी होता है, HTML स्टार्ट होती है तो HTML क्लोज भी होती है। क्लोजिंग से पहले आपने क्या करते हैं, आप स्लैश लगा देते हैं। इसके बाद हम टाइटल लिखते हैं, ठीक है। हेड के टाइटल हमेशा हेड के अंदर लिखा जाता है, तो आपने टाइटल टैग को स्टार्ट किया और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, और यहां पे आपने टाइटल लिख दिया, सपोज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये टाइटल को जैसे हेड और मैंने हेड क्लोज किया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सारी एक लाइन पे भी लिख सकते हैं आप, लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी को अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो इस पेज की बॉडी को मैं क्लोज भी करूंगा, तो ये मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया, ये आपने याद रखने सारे, ठीक है। इसके बाद हेडिंग में ले लेता हूं। इसके बाद हेडिंग को जिस हेडिंग के साथ मैं स्टार्ट करूंगा ना, उसी के साथ मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। सपोज मैं कहता हूं हेडिंग 1, तो उसी हेडिंग के साथ मुझे क्लोज करना पड़ेगा। आपके प्रोग्राम में, आपके जो पेपर में ना, वो एक्चुअली यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करता है। हेडिंग 1 से वो स्टार्ट करता है और हेडिंग 3 से वो क्लोज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हेडिंग 3 से स्टार्ट हो रहा है तो हेडिंग 3 से ही क्लोज होगा, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे मूव करना है, हेडिंग 1 से हेडिंग 2 से, ठीक है। अगर आपने हेडिंग 2 से स्टार्ट करते हैं तो आपको किससे क्लोज करना पड़ेगा, हेडिंग 3 से क्लोज नहीं करना पड़ेगा, हेडिंग 2 से ही क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, हेडिंग 2 से। ये हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं
लिस्ट की तरफ। तो जो भी लिस्ट होती ना, अगर वो अनऑर्डर लिस्ट शो करता है यूएल से, तो उसको स्लैश यूएल से ही क्लोज करना पड़ेगा। अब मैंने देखा हुआ है कि वो इसमें पीबीए में वो यूएल से स्टार्ट करता है, क्लोज वो ओएल से कर रहा है। अगर वो ओएल से स्टार्ट कर रहा है तो क्लोज वो यूएल से कर रहा है। इसमें वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने देखना यूएल से स्टार्ट करना, तो यूएल से ही आपने क्या करना है, क्लोज करना है। और इसके बाद जितनी भी लिस्ट आइटम होती ना, लिस्ट आइटम एल आई आपने लिखा, आपने ए लिखा, इसके बाद आपने इसको क्लोज भी करना है। वो बाज औकात क्लोज करता है, बाज औकात क्लोज नहीं करता, तो आपने इसको क्लोज करना है। ठीक है, ये लिस्ट आइटम लिखी, लिस्ट आइटम लिखी मैंने, बी लिखा और लिस्ट आइटम को मैंने क्लोज भी कर दिया। इस तरह आपने मूव करना है। ठीक है, और क्लोजिंग में आपने ये भी लगाना है। इसी तरीके से अगर वो स्टार्ट करता है ओएल से, ऑर्डर्ड लिस्ट से, ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने क्लोज कर दिया और आपने लिस्ट आइटम लिख लिया, लिस्ट आइटम ए, और आपने क्लोजिंग टैग लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग लगा दिया। फिर आपने लिस्ट आइटम बी लिख दी, एल आई बी लिख दी और क्लोजिंग टैग ऑफ एल आई यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह देखिए, अगर वो आउटपुट इसकी कहेगा ना अनऑर्डर लिस्ट की, तो आपने बुलेट पॉइंट के साथ आउटपुट लिखनी है, ये पॉइंट्स के साथ। अगर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट की कहेगा तो आपने नंबरिंग के साथ 1 2 3 सो ऑन, ऐसे ऐसे आपने आउटपुट उसकी लिखनी है। ठीक है, अगर वो कहेगा ऑर्डर लिस्ट के साथ जी। नेक्स्ट वो अगर वो बैकग्राउंड कलर कहता है, बैकग्राउंड कलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बॉडी का टैग होता है, तो आपने बॉडी से स्टार्ट करना है और इसके बाद आपने लिखना बीजी कलर, बीजी कलर, कलर COLOR, यू नहीं डालना इसमें। ठीक है, बीजी कलर इक्वल टू, आगे कलर का नाम लिख देना, जो भी कलर उसने कहा होगा। ठीक है, बाद वो कलर का कोड भी कह देता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इससे कर दिया। और बॉडी का टैग आपको पता है कि आपने बॉडी के टैग को क्लोज भी करना है। ठीक है, तो ये आपने बीजी कलर लगा दिया, ग्रीन लगा दिया, येलो लगा दिया, रेड लगा दिया, ब्लू लगा दिया, ऐसे आपसे वो कह सकता है। तो ये आपने बैकग्राउंड कलर के तौर पर यूज करना। जब आपने आउटपुट लिखनी है तो आपने लिखना है कि कलर विद बैक मीन ग्रीन कलर, ब्लू कलर, लाइक दिस। ठीक है, जब आपने आउटपुट लिखनी होती है। इसके बाद वो टेबल पे बात कर सकता है, तो टेबल का टैग स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने टेबल लिखा। ठीक है, टेबल का बॉर्डर भी कह सकता है, आपने टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 लगा दिया। ठीक है, और ये आपने टेबल को क्लोज कर दिया। टेबल में क्या होता है, टेबल में रो होती है, टेबल रो आपने स्टार्ट की और टेबल रो आपने क्लोज कर दी। फिर आपने टेबल रो स्टार्ट कर दी और टेबल रो आपने क्लोज कर दी। इससे क्या बना, ये आपकी रो बन गई, सिर्फ एक रो ये बन गई और दूसरी रो ये बन गई। ठीक है, अगर इसमें डेटा लिखना आपने, टेबल डेटा, तो आप कहते हैं टेबल डेटा पहले में क्या आ जाए, पहली रो में टेबल डेटा अली और टेबल डेटे को क्लोज भी कर दिया। अब इसमें देखिए टेबल डेटा अहमद और टेबल डेटे को आपने क्लोज भी कर दिया। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अली आ जाएगा, इसमें अहमद आ जाएगा। ठीक है, अब टेबल सेकंड रो में मूव करता हूं। अब टेबल डेटे में आपने लिखा है 50 लिखा और टेबल डेटे को आपने क्लोज कर दिया, टेबल डेटे को क्लोज कर दिया। फिर आपने टेबल डेटा लिखा 60 लिखा और टेबल डेटे को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे पहले में क्या, यहाँ पहले में 50 लिखा जाएगा और दूसरे में 60 लिखा जाएगा। तो ये टेबल को हम ऐसे यूज करते हैं। टेबल रो होती है, जैसे कि टेबल रो का मतलब ये एक रो आ गई, ये एक रो आ गई, ये दूसरी रो आ गई, और टेबल डेटे का मतलब कि उसमें कितने फील्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट मैंने पीबीए को देखते हुए आपको एक शॉर्ट और क्विक सेशन, रिव्यू सेशन दे दिया। तो स्टूडेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख लें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे मुलाकात यूट्यूब पे होती रहेगी। प्लीज प्रे फॉर मी। जज़ाकल्लाह खैर।